बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव हो गया। शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा है। अभी जनवरी 2024 में वो चुन के आई थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि कोटा वाला जो मुद्दा जिस पर आंदोलन शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था कि जो कोटा है वो 30%, जो कोटा रिजर्व था, जो 1971 वॉर में जो बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल था उसके जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को जो ये था कि 30% कोटा मिलता रहेगा आगे, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिस पे आंदोलन शुरू हुआ पहले दौर में जुलाई की शुरुआत में, और जिसमें सैकड़ों लोग उसी समय मारे गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के कह दिया था नहीं वो 5% ही रहेगा कोटा, 30% वाला कोटा हटा दिया था। उसके बाद भी आज मंडे को अचानक मंडे को ढाका मार्च, मतलब पहले 1-2 दिन पहले से अनाउंस किया था, पर मंडे को ढाका मार्च का अनाउंसमेंट होता है जिसमें 300 लोग मारे जाते हैं और फिर अचानक सेना आ जाती है बीच में, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ता है। ये जो वीडियो है अवरेश मिश्रा स्पीक्स में, ये मैं जो बना रहा हूं बांग्लादेश पे, ये लेकिन इसका जो पूरा फोकस है वो फिलिस्तीन और इजराइल का जो स्ट्रगल है, और इस समय जो इजराइल और ईरान का जो संघर्ष है जो विश्व युद्ध का एक रूप लेता जा रहा है उसको लेके, उससे इसका जुड़ाव है सीधे। बांग्लादेश में जो सीधे हुआ है उसका फिलिस्तीन के मुद्दे और इजराइल के मुद्दे से सीधे सीधे वो जुड़ा हुआ है। देखिए आपको थोड़ा पीछे ले चुके, ये थोड़ा पीछे ले चले। श्रीलंका में देखिए जो 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 राजापक्से गवर्नमेंट थी जिसने प्रभाकरण को मारा था, उसके पीछे मोसाद का हाथ था और वो पूरी तरह से उसको सपोर्ट कर रही थी। गोटबाया राजापक्सा उसके जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे जब प्रभाकरण को मारा गया, और उनका भाई महिंदा राजापक्सा जो उस समय चीफ ऑफ स्टेट थे, प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, वो लोग सब मोसाद के एक तरह से एजेंट्स थे। और उसके बाद लेकिन जो जन आंदोलन शुरू हुआ श्रीलंका में, आप तो जानती हैं 2022 में इतना ज़बरदस्त जन आंदोलन हुआ, पूरा का पूरा राजापक्से की रिजीम खत्म हो गई। अभी विक्रम सिंघे ये प्रेसिडेंट बने, लेकिन अभी भी वहाँ पर पूरा द्वंद्व चल रहा है। वहाँ पर चाइना भी एक्टिव है, वहाँ पर मोसाद और CIA भी एक्टिव है, वहाँ पर रशियन की भी जो इंटेलिजेंस है वो भी एक्टिव है। देखिए दुनिया इस समय दो धुरी में बटी हुई है। एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थक हैं ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, उसके साथ सीरिया और तमाम और देश मिला लीजिए, भारत भी मोटा मोटी, हालांकि यहाँ की प्रधानमंत्री का दिल इजरायली प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से प्रो पैलेस्टाइन है, उसको होना ही पड़ता। और अभी तो प्रधानमंत्री प्यूटिन से मिल के आए, और प्यूटिन से जो वो मिल के आए उसको लेके अमेरिका बहुत नाराज भी था। तो दुनिया देखिए दो धुरों में बट गई है, पूरब और पश्चिम में, और पूरब में भारत है, इसलिए भारत को हर हाल में इस समय ईरान के साथ और रशिया के साथ, और यानी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ, हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना भारत के लिए जरूरी है, उसकी मजबूरी है। ना चाहते हुए भी बीजेपी के जो गवर्नमेंट है उसको ये करना पड़ रहा है और वो कर रही है। अब देखिए शेख हसीना जो थी वो भारत के करीब थी, और वो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन और जो इजरायली लॉबी है उसके वो खिलाफ थी। आप ये बात समझ लीजिए। हालांकि अपने देश में 2008 से वो लगातार सत्ता में थी। देखिए बांग्लादेश की बहुत पुरानी हिस्ट्री में हम नहीं जाएं, लेकिन 1971 में बांग्लादेश की वॉर ऑफ लिबरेशन हुई, भारत ने भी जिसमें बांग्लादेश की मदद की, बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। लेकिन अमेरिका उस समय देखिए भारत से भी नाराज हुआ, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और रूस भारत के साथ था। अमेरिका उस समय भारत से भी नाराज हुआ, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान से भी नाराज हुआ, और खालिदा हसीना, ये जो शेख हसीना है वो मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। और मुजीबुर रहमान को 1975 में बांग्लादेश में मिलिट्री कू कर दिया था जनरल जिया और रहमान ने, और उनको मार दिया था। और अभी जो ऑपोजिशन जो लीडर हैं खालिद जिया, शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, और खालिदा जो जिया हैं वो जो जनरल जिया उनकी पत्नी, यही दो मेन ऑपोजिशन फोर्सेज हैं, मतलब यही दो फोर्सेज है, दो पॉलिटिकल फोर्सेज है। तो जो आप देखिए कि हमेशा से ये रहा है कि खालिदा जिया ज़्यादा US के कैंप में रही हैं, और जो शेख हसीना हैं वो ज़्यादातर वो एंटी US कैंप में वो रही हैं।
और इसमें ऐसा कोई बहुत डिवाइडिंग लाइन नहीं खींची हुई है, क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक रिवाइव किया, वेस्टर्न जो जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी लाई, लेकिन वो तो भारत भी लाया। भारत ने भी अपनी विदेश नीति में देखिए 1991 तक इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता था भारत, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल को रिकग्नाइज किया। लेकिन इजराइल को रिकग्नाइज करने के बाद भी इजरायली कैंप में जाने की पूरी इच्छा जताई। नरेंद्र मोदी तो इजराइल भी चले गए, नेतन्याहू से इतनी अच्छी दोस्ती, इतने डिफेंस पैक्ट्स हो गए, भारत से हथियार भी इजराइल एक्सपोर्ट होते हैं, इजराइल से हथियार भारत इंपोर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही। लेकिन फिर भी जब बात आती है वोटिंग की या यूएनओ में, या जब बात आती है किसी बड़े मसले की फिलिस्तीन पे, तो भारत को फिलिस्तीन का साथ देना पड़ता है, क्योंकि भारत पूरब में है। भारत की मजबूरी कह लीजिए, या हाँ, हम तो एक तरह से ये मतलब भारत की एक बुलंदी कहेंगे, हम तो भारत की बुलंदी इस बात को कहते हैं कि भारत फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन बहुत लोगों के लिए मजबूरी है ये, तो ठीक है, उनके लिए मजबूरी है तो है। बाय द एंड ऑफ द डे भारत को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना है, और जो भी फिलिस्तीन के साथ है, ईरान और रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, सबके साथ खड़ा है, और खड़ा होना ही पड़ेगा। और अभी देखिए साउथ एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पूरा विश्व दो धुरी में बट गया है। जैसे मैंने पहले कहा, एक तरफ इजराइल और अमेरिका और उनके मित्र देश, और एक तरफ फिलिस्तीन, हिजबुल्ला, ये यमन, ईरान और उसके मित्र देश। तो अमेरिका की बहुत कोशिश थी कि भारत में वो कुछ करे, लेकिन भारत में अभी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। मोदी उस तरीके से जो सोच रहा था वो, कि मोदी को बैठा के हम फिर से ये मोदी से उस तरह का सहयोग ले लेंगे, वो स्थिति भारत में नहीं हो पा रही। अगर विश्व युद्ध होता है, या इवन अगर रीजनल वॉर होती है इसराइल और ईरान में, भारत खुल के इसराइल का साथ नहीं दे सकता है। वो तो बिल्कुल, क्योंकि ईरान से भी भारत के संबंध हैं। ईरान ने उसकी इतनी मदद की थी पूरे इस समय जो ये पेट्रोल की क्राइसिस हुई थी, जो ऑयल क्राइसिस भारत फेस कर रहा था, और भारत में इतने दाम बढ़ गए हैं उसके तेल के, तो उस सारी स्थिति में रशियन और जो ईरान का जो ऑयल है उसको भारत नेगेट कर ही नहीं सकता। तो ये जो बांग्लादेश में हुआ, लेकिन बांग्लादेश में देखिए एक डेस्परेट कोशिश है CIA और मोसाद द्वारा, एक रिजीम चेंज के बहाने उन्होंने एक ये किया है कि हम इस समय जो संकट का ये दौर चल रहा है साउथ एशिया में, जब इजराइल और ईरान में वॉर जब होगी, तो साउथ एशिया में एक ऐसा देश हो, एक ऐसी रिजीम हो जो हमारी मदद करे। लेकिन ये अमेरिका की खुशफहमी है, ऐसा होने नहीं जा रहा है। अमेरिका के प्लान्स फेल हो गए, शेख हसीना को जाना पड़ा, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, शेख हसीना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस समय जो इजराइल और ईरान की फिलिस्तीन पर लड़ाई, फिलिस्तीन की जो जंग आज़ादी है, वो दुनिया का सबसे नंबर 1 मुद्दा इस समय है। उसके पक्ष में क्या है? उसके पक्ष में अभी जो बांग्लादेश में सेना आई है, अभी जो जिस तरीके से पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो क्या अमेरिका का साथ देगी इस मुद्दे पे? इजराइल का साथ देगी? नहीं। ये जो देखिए एक ऐसी चीज़ थी जो अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, उनके हाथ से निकल गई। शेख हसीना जो हैं वो 2008 से लगातार प्रधानमंत्री, और लगातार प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने एक अपना एक ब्रॉड एक उन्होंने दायरा रखा है कि भाई सबके साथ, इवन रशिया के साथ, चाइना के साथ भी उनके रिश्ते हैं। और इस चीज़ को बहुत सारे जो अमेरिकन फोर्सेस हैं पसंद नहीं करती। लेकिन दूसरा भी पहलू शेख हसीना का है कि 2008 से लेके और अभी 2024 तक एक तरह का वन पार्टी रूल उनमें उनके यहाँ रहा है। अभी जनवरी 2024 में वो चुनाव जीती, तो उसमें कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाले पहलू भी आ गए, और उसमें जनता का जो एक ऑब्वियसली एक लंबे समय से एक सरकार रहेगी, जनता का उसमें गुस्सा है, और वो जेन्युइन गुस्सा भी है। ऐसा नहीं कि उसमें केवल CIA मोसाद खाते, नहीं, वो जेन्युइन गुस्सा है, और उस जेन्युइन गुस्से को एक्सप्लॉइट जो करने की कोशिश CIA मोसाद ने की, और अभी जो उनके हाथ से निकल गया, और उनकी कोशिश थी खालिदा जिया को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन आर्मी आ गई, और आर्मी ने आके जो टेक ओवर किया है, ये एक आपको वैसे तो लगेगा कि बड़ी खराब बात है, बहुत ये हो गया, आर्मी आ गई, लेकिन आर्मी ने जो बांग्लादेश की पोजीशन है कि वो किसी तरफ ना जाए, वो अमेरिका और इजराइल के कैंप में बहुत ज़्यादा ना जाए, आर्मी देखिए उस भूमिका में भी आर्मी को आना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
क्योंकि वहां की जो जनता है बांग्लादेश की, चाहे वो शेख हसीना के साथ हो चाहे खिलाफ हो, वो इजराइल के तो खिलाफ है ना। आप ये देखिए, और ये जो एक जबरदस्त बैकड्रॉप इस पूरे घटनाक्रम का है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें अपना दिमाग एकदम ठंडा रखना है और फोकस करना है फिलिस्तीनी जंग आज़ादी पे। फिलिस्तीनी जंग आज़ादी मुख्य है। इजराइल और ईरान की जो ईरान और इजराइल का युद्ध आज ही शुरू हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की स्थिति है। और ये जो तख्ता पलट किया है, इस तख्ता पलट करने के पीछे जो मोसाद और सीआईए की जो मंशा है, वो पूरी तरह से फेल हो गई। अब इसके बाद देखिए, मैं फिलिस्तीन के डेली राउंड अप का मैं एक और वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।